स्वागत है आपका। प्रदेश प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पहली खबर कानपुर से है, जहां एक युवती 22 दिनों से अपने भाई को ढूंढने के लिए पुलिस वालों से मदद की गुहार लगा रही है। लेकिन इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी ना तो पुलिस उसके भाई को ढूंढ पाई है और ना ही उसके अपहरण के दोषियों को ही पकड़ पाई है। इतना ही नहीं, इस मामले में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल अपहरण के इस मामले में पुलिस ने खुद ही पीड़ित परिवार से उसका मकान बिकवाकर अपहरण करने वालों को 30 लाख रुपयों की फिरौती दिलवा दी और अब तक युवती के भाई की बरामदगी नहीं हो पाई है। तभी से पीड़ित युवती अपने भाई की बरामदगी के लिए थाने से लेकर एसएसपी ऑफिस के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले को सुलझा लेगी। देखिए, इसमें एक व्यक्ति बर्रा थाने में 22 तारीख को गायब हो गया था, जिसके बारे में मुकदमा पंजीकृत करके इसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसमें लगभग एक हफ्ते बाद उसकी किडनैपिंग के मतलब उसके गायब होने के एक हफ्ते बाद इसमें रैंसम कॉल्स आने शुरू हुए थे। इसमें लगातार कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी और अभी तक इसमें हम जो है काफ़ी क्लूज़ प्राप्त किए हैं। आगे भी इसमें कार्रवाई हो रही है, जल्द ही हम इसे ट्रैक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सीधे अब आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ मौजूद है वो पूरा परिवार जिसका बेटा गायब है। फिरौती की रकम देने के बावजूद भी अभी तक घर पर लौटकर नहीं आया है। प्रभात, बड़े सवाल यहां पुलिस पर भी उठ रहे हैं। लोगों का घर बिक गया, पुलिस ने खुद फिरौती बदमाशों तक पहुंचवाई, लेकिन घर का बेटा अभी भी नहीं लौटा। आखिर ये किस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की है? क्या कह रहे हैं घर वाले? जी बिल्कुल, आस्था आपको बताना चाहूँगा कि अगर कानपुर के बर्रा का जो प्रकरण है उसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ जो पब्लिक का पुलिस के ऊपर विश्वास होता है उसको भी कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया है। हमारे साथ जो परिवार है वो मौजूद है और उसकी जो अपहृत लड़का है उसकी जो सिस्टर है वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि पुलिस कर्मियों से लगातार गुहार लगा रही हैं। आज 22 से 23 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो वहीं जब पुलिस से इसके पूरे मामले की बात की गई तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अब लगातार एक ही नंबर से जो अपहरणकर्ता है उनका फोन आ रहा था और उसके बाद भी पुलिस उनको ट्रेस नहीं कर पाई, उनको पकड़ नहीं पाई। यही नहीं, अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी तो पुलिस कर्मियों के ने जो इनका कहना है कि इंस्पेक्टर जो है बर्रा, उन्होंने कहा कि आप लोग 30 लाख रुपए का इंतजाम करिए और हम लोग जिस समय फिरौती दे रहे होंगे उसी समय धर दबोचेंगे। जो कहानी है वो पूरी तरह से फिल्मी है, लेकिन जो फिल्मों में होता है कि अमूमन जो अपराधी है उसको पकड़ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की नाक के नीचे से जो अपराधी हैं वो पूरा पैसा लेकर चले जाते हैं और किसी तरह से कोई हाथ में नहीं आता। मेरे साथ उनकी जो बहन है वो मौजूद है। आप जानना चाहेंगे कि क्या वाकया हुआ, किस तरह से आपको फ़ोन आया और किसने कहा था कि पैसा कहाँ पर देंगे, किस तरह से पूरा घटनाक्रम था? सर, मुझसे किडनैपर ने कहा था, मेरे पापा जी को बुलाया था परसों वाले शाम को 5 बजे। उसने कॉल की, बोला तू तैयार है, तेरा पैसा तैयार है, पैसा लेके निकल उन्नाव वाले रोड पे। तो पापा जी ने हमारे सर को फ़ोन किया। सर कहते हैं हाँ हाँ तुम निकलो, बस इस रोड पे पहुँचो, उस रोड पे पहुँचो। फिर उन्होंने वहाँ पे कहते तो यही है कि मैंने आपके बैग में जो पैसे वाला बैग था उसमें मोबाइल डाला है, लेकिन अब क्या है वो तो भगवान ही जान सकता है, डाला है कि नहीं डाला है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि उसमें पैसे थे ही नहीं, जबकि मैंने रख के लॉक लगाया हुआ था। वो कह रहे हैं नहीं थे, तो मैं मान रही हूँ कि नहीं थे, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि मेरा भाई मुझे सेफ चाहिए। आपको जब फोन आया 30 लाख रुपए के लिए कि फिरौती मांगी जा रही है, आपने सबसे पहले किसको बताया, क्या जानकारी दी पुलिस? एसओ सर को, रंजीत राय सर को मैंने बताया था। मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। 29 तारीख को उसकी पहली कॉल आई थी, तो मैंने उनको सारी चीज़ बताई। लगातार वो 29 तारीख से कॉल करता रहा। 2 दिन का गैप, 3 दिन का गैप, 1 हफ्ते का गैप। मैंने उससे टाइम मांगते रहे। हम लोग ये सोच रहे थे कि उसको टाइम बढ़ाते रहेंगे, शायद पुलिस उन्हें पकड़ ले, शायद उन्हें पुलिस पकड़ ले। जब पुलिस नाकाम, हर एक तरह से नाकाम होती रही, नहीं पहुंच पाई, तो हमें ये लगा कि अब हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है हम लोग पैसे लेके चलेंगे, लेकिन आपका बच्चा भी मिल जाएगा, आपका पैसा भी सेफ बच जाएगा। इस वजह से पापा जी को मैंने भेजा हुआ था। मैंने मैम से कहा था मैम इसमें चिप डलवा दीजिए। मैम ने अगर मेरी बात सुनी होती तो किडनैपर जरूर पकड़े जाते। अगर उसमें चिप होती तो लोकेशन कैच करते। आज किडनैपर भाग नहीं पाता। अच्छा, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा कि परिजनों का कहना है, जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि जो किडनैपर हैं उनका फ़ोन आता है और सोमवार को रात में वो पैसा लेते हैं। उनका सबसे पहले फ़ोन आता है
कि वो उन्नाव बुलाते हैं, उन्नाव तक जाते हैं। इनके पिता जो हैं वो एक बैग लेकर अजगैन तक जाते हैं, लेकिन किडनैपर्स जो है उनको मालूम चल जाता है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है या किसी तरह की कोई लोग और ट्रेस कर रहे हैं, जिसके बाद वो वापस से उसको कानपुर बुलाते हैं और उसको दोबारा से यहाँ पर लेकर आते हैं। क्रिमिनल्स का तो नेटवर्क कई सवाल है, हैं। जो क्रिमिनल्स का फॉलोअप है वो पुलिस से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आया। हर एक गतिविधि का उन लोगों को पता है। और बड़ी बात ये, जिस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की है, घर वाले उनको बता रहे हैं कि अब आप ऐसे कीजिए, अब आप चिप से ट्रेस कीजिए, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच इस पूरे अपहरण मामले में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर कई सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने पूछा है, फिरौती लेने में किसका हाथ है? सवाल खड़े किए हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। और क्या ट्वीट किया है ये भी आपको दिखा देते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है, कानपुर में अपहरण की घटना के बाद बेबस और मजबूर परिजनों द्वारा सूचित करने के बावजूद पुलिस के सामने से फिरौती की रकम ले जाने वालों के ऊपर आखिर किसका हाथ है कि उन्हें पुलिस का डर भी नहीं है। लगता है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नैतिकता का ही अपहरण हो गया है। और उसके बाद हैशटैग उन्होंने यूज किया है, नहीं चाहिए भाजपा। प्रभात अवस्थी का रुख करते हैं कानपुर से। प्रभात, कानपुर की यदि हम बात करें तो इतना बड़ा शूट आउट का हाल ही में मामला हुआ है। बड़े पैमाने पर पुलिसिया कार्रवाई यहां पर हुई है। पूरे देश की नजर जो है एक तरह से सेंटर स्टेज पर कानपुर बीते दिनों रहा है। और उसमें अपहरण की ऐसी वारदात और फिर इस तरह की लचर और लापरवाही से भरी हुई पुलिसिया कार्रवाई। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है अब इस पूरे प्रकरण को लेकर। जी आस्था, देखिए कई सवाल उठते हैं और सवाल उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर होता है वहाँ पर 5 से 6 पुलिसकर्मी हैं, एक दुर्दांत अपराधी को मार गिराते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक अपहरणकर्ता लगातार फ़ोन कर फिरौती मांगता है और लगातार फ़ोन पर बताता है कि आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर बैग फेंक दीजिए। वो झांसी के जो हाईवे है वहाँ पर ऊपर से कहता है कि इस पुल के ऊपर से आप बैग फेंकिए। पुलिस भी है, साथ में पुलिस रहती है, लेकिन बैग फेंकने के बाद जो अपहरण करता है वो बैग लेके चले जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में नहीं आते हैं। क्या किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में हम उनकी बहन से ही जानते हैं। आपके पास जब रुपए लेके जब आपके फादर निकले थे तो किस तरह से मालूम चला था कहाँ जाना है, किस तरह से फ़ोन आ रहा था, क्या क्या बातें हो रही थी फोन वो पर? कॉल कर रहा था 5 बजे से, उसका फ़ोन 11 बजे तक। जब पापा जी पैसे दे के आ गए फिर भी उसका कॉल, मैंने फ़ोन लगाया तो उस पर रिंग जा रही थी, बेल हो रही थी। और पुलिस कहती है कि वो आपसे बात करने के बाद फ़ोन बंद कर लेता है। तो आपको कहाँ बुलाया गया था? सबसे पहले फ़ोन आया, कहाँ पर आना है, किस तरह से आना है, कोई क्या हिदायत दी थी आपको अपहरणकर्ता ने? उसने कहा था कि आप हाईवे पे चलिए, आप उन्नाव की तरफ आइए। वो गुमराह करता रहा, 5 बजे से 11 बजे तक गुमराह करता रहा। और मैंने अपने भाई और अंकल को भेजा था, साथ में जो पापा के दोस्त हैं उनका हटना हुआ कि बस उसने पैसे बैग गिरा लिए नीचे। तो साफ है कि आस्था एक कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अपहरणकर्ता है जो लगातार फिरौती की रकम मांग रहा है वो लगातार इन पूरे परिवार के ऊपर और इनकी एक्टिविटी जो है, जो ये हलचल कर रहे हैं उस पर नज़र रखता है। उसको ये भी पता होता है कौन आगे गाड़ी चल रही है, कौन सी गाड़ी पीछे चल रही है, और पूरा घटनाक्रम होता है। वो पहले उन्नाव तक बुलाता है, उसके बाद जब वहाँ देखता है कि यहाँ सुरक्षित नहीं है तो वो वापस कानपुर बुलाता है और एक पुल के ऊपर से जो बैग है वो नीचे फेंकवाता है। और पुलिस जो है वो कहती है कि हम उसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे, और फिलहाल जो है वो गिरफ्त में नहीं आता है। जिसके बाद ये लोग जो परिवार है वो आप खुद ही देख सकते हैं, सब परेशान है, पूरे घर में मातम जैसा फैला हुआ है कि टेंशन है उनको कि आगे का उनका बच्चा सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी फिल्मी स्टोरी की तरह प्रभात ना सिर्फ ये पूरी घटना नजर आती है, बल्कि जिस तरह से इस अपराधी ने रैंसम की पूरी रकम वसूली की बैग फेंक दीजिए, ऐसा हमने कुछ फिल्मों में जरूर होते हुए देखा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण से एक और बात जो है, एक और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अब भी महकमे से जुड़े हुए या विभागों से जुड़े हुए कुछ लोग तो नहीं है जो मुखबिरी कर रहे हैं इस तरह के क्रिमिनल्स के लिए? वरना हर एक गतिविधि पर कैसे इसकी नजर बनी हुई है, इस लिहाज से भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। शुक्रिया प्रभात अहम जानकारी के लिए। अगली खबर का अब रुख करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा खेल सामने आया है। बिना सीएम की अनुमति के 3 तबादले कर दिए गए हैं। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के अधिकारियों की एक करतूत है, बिना शासन के संज्ञान में लाए ही तबादले कर दिए गए। मामले में सहायक शिक्षा निदेशक हृदय राम आजाद निलंबित कर दिए गए हैं। कमिश्नर प्रयागराज को जांच सौंपी गई है। अपर शिक्षा निदेशक गायत्री की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। और कोविड को देखते हुए हुआ था कोई भी ट्रांसफर ना करने का आदेश, लेकिन फिर भी इसकी अवहेलना की गई। अपरिहार्य स्थिति में केवल मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके बावजूद निदेशालय के 2 अधिकारियों ने 3 खंड शिक्षा अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया।
धोखे से लाल राणा का बिजनौर से बदायूं तबादला हुआ। त्रिलोकीनाथ गंगवार का रामपुर से मुरादाबाद ट्रांसफर हुआ। पोप सिंह का हाथरस से मुरादाबाद ट्रांसफर किया गया। लखनऊ आपको सीधा लिए चलते हैं, शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, इस बात का कोई जवाब है कि जब सीधे तौर पर कहा गया है कि कोई ट्रांसफर नहीं होगा, बिना सीएम के हरी झंडी के अलावा किसी तरह का तबादला नहीं किया जा सकता, तो आखिर ये तीनों ट्रांसफर क्यों किए गए? क्या जवाब है इसका? आस्था, देखिए साफ तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री के निर्देश थे, 12 मई को आदेश हुआ था, क्योंकि जो कोविड-19 की परिस्थितियां हैं, हर किसी को कोई ना कोई जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश में। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया था कि कोई भी फिलहाल ट्रांसफर ना किए जाए। कोई अपरिहार्य स्थिति होगी तो उसके मुख्यमंत्री से अनुमोदन लिया जाएगा। लेकिन इन सबके बावजूद 3 अधिकारियों का तबादला 12 मई के इस आदेश के बाद किया जाना साफ दिखाता है कि जिन लोगों ने तबादले किए उन्हें मुख्यमंत्री के आदेश से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इतना ही नहीं, ना सिर्फ मुख्यमंत्री से चीजों को छुपाया गया, बल्कि बताया जा रहा है जो अभी तक प्रथम दृष्टया जांच हुई है, जो उच्च अधिकारी थे उनके सामने भी इन मामलों को नहीं लाया गया, उनसे भी छुपाए रखा गया। जो तथ्य थे उनको भ्रामक तरीके से सामने लाया गया और 3 अधिकारी जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं यानी बीईओ, उनका तबादला कर दिया जाता है। 2 का तबादला मुरादाबाद किया जाता है, जबकि 1 का तबादला बदायूं किया जाता है। ये जो तबादले हुए 3 जून, 5 जून और 1 जुलाई को हुए हैं, यानी 12 मई के बाद की तारीख। अब सवाल ये उठता है कि जब साफ तौर पर शासन के आदेश है सभी विभागों के लिए, और ये उसके सीधे तौर बावजूद पर सीएम के आदेश की अवहेलना के जैसा है, जिसके बाद अब विभाग को इस पर जवाब देना होगा और देखना यह होगा कि सरकार की तरफ से कोई एक्शन क्या लिया जाता है। शुक्रिया शैलेश अहम जानकारी के लिए। अब आपको सीधा लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं।